हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है उत्कर्ष बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम सभी डिस्कस कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल को। बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है इसका डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बायोमॉलिक्यूल में जो अगर यदि हम बात करें यहाँ पर ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, नीट, इसके अलावा बीएससी, फर्स्ट सेकेंड सेम जो ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जो भी बीएससी के एग्ज़ाम है सेकेंड सेमेस्टर के, उन सभी स्टूडेंट के लिए या उन सभी मित्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएं या डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएं, उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो बायोमॉलिक्यूल का हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड्स। सैकेराइड्स का यहाँ पर सिंपल जो मीन है, सैकेराइड मीन्स यहाँ पर इसका सिंपल सा मीन है शुगर से सिंपल सा इसका मीन है। तो सैकेराइड्स, क्या सभी सैकेराइड्स स्वीट होते हैं? तो इन सभी चीज़ों का हमें जवाब मिलेगा अभी कि कौन कौन से सैकेराइड्स ऐसे होते हैं जो स्वीट होते हैं टेस्ट में, या कौन कौन से ऐसे हैं जो नॉन स्वीट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का हम यहाँ पर बेसिक पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये हमारे सेल का ओनली 1% स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है, यानी इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने में या हमारे सेल को बनाने में केवल 1% कार्बोहाइड्रेट ही इन्वॉल्व होते हैं, बाकी के अदर कंपोनेंट्स जो है उसको बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट बना किससे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, जनरली अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसके अलावा अगर हम और भी डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो वहाँ एक्सेप्शन के लिए जो है कुछ और भी एलिमेंट जो है वहाँ और भी एलिमेंट वहाँ पर आ जाते हैं। तो जनरली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये बने होते हैं। इनकी जनरल फार्मूला की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n एंड ON है, या इसे हम CnH2ON का होल n, या हम सिंपल अगर एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसका हो जाएगा CxH2O(Y). ठीक है, इस फार्मूले में अगर हम देखें कैसे होता है, आइए इसको देखते हैं। इस फार्मूले की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल अगर हम x = y = 6 मान लें तो एक यहाँ पर सिंपल हम फार्मूला बना सकते हैं। जैसे C = यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, जो यहाँ पर x और y हम माने हैं, तो x यहाँ पर हमने माना है नंबर ऑफ कार्बन एटम, y जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे C6 हो जाएगा C6H12 एंड O6। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्लूकोज के फॉर्मूले में फिट हो गया, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो क्या सभी के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है?
इस चीज़ के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करें कि क्या ये जो फॉर्मूला है ये सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए एप्लीकेबल है। तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन हैं, इसके एक्सेप्शन की बात करेंगे हम। जहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगता, और कई ऐसे केसेस भी हैं जहां पर ये फार्मूले में लोग फिट तो होते हैं पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। तो ऐसे केसेस हैं जहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगता, तो उसकी बात हम करेंगे। जैसे C2H4O3, ठीक है, O2 नॉट O3, ठीक है। इसके अलावा कई सारे ऐसे जो फार्मूले में फिट होते हैं जो फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे ऐसा एग्जांपल एक है हमारा CH3 यानी कि एसिटिक एसिड की बात करेंगे, CH3COOH, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये क्या है? यह एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक एसिड नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो एसिटिक एसिड क्या है? यह एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये कुछ इसके फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी इसके देखे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो N की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? N की मिनिमम वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट 3 के आसपास होता है। दे हैव मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप। इनकी खास बात होती है कि इसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो नेक्स्ट बात करते हैं, दे हैव मोर देन 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप या पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। दे आर आइदर, या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर ये, यानी जब CHO ग्रुप हो सकता है, या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगली बात हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में कायरलिटी पाया, दे हैव एसिमेट्रिकल कार्बन व्हिच कैन रोटेट पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड राइट साइड और लेफ्ट साइड। यानी कि इनके पास एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं जो या तो प्लेन पोलराइजिंग लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करते हैं या फिर वो राइट साइड पर रोटेट कर सकते हैं। यदि वो राइट साइड पर रोटेट कर रहे हैं तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, या इसे डी कार्बोहाइड्रेट के नाम से या डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। अगर यदि ग्लूकोज है तो डी ग्लूकोज, और यदि वो लेफ्ट साइड पर रोटेट करा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? लेबोरोटेटरी, यानी कि उसे हम यल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहली बात, हम लोगों ने पहले पॉइंट डिस्कस किया कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट ये कैसे होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी इसमें CHO ग्रुप होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। यदि कीटोन है तो इसमें जो ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप C+O, ये फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। इसके अलावा इन्हें हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? दे आर हाइड्रेट्स ऑफ
कार्बन। हाइड्रेट मीन्स यहां पर वाटर से है, एंड कार्बन का मीन्स कार्बन से है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया सिंपल जनरल फॉर्मूला इसका। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं और भी हम पॉइंट की बात करेंगे। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब कि ये प्लेन पोलराइजिंग लाइट यदि हम इससे पास करते हैं तो उसको वो आइदर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड पर उसको रोटेट करेगा। ठीक है, यदि हम सिंपल शुगर की बात करें जो हमारे हाउस या हमारे घरों में मिलते हैं, तो उसमें सिंपल शुगर क्या हो जाएगा, सिंपल शुगर सिंपल शुगर जो हमारे घरों में ही मिल जाते हैं उसका बेस्ट एग्जांपल हमें क्या मिलेगा, सुक्रोज। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक बात किया एक जनरल, जो आपको सिंपली क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या होते हैं वो, तो आप बताएंगे कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं, तो आपका जवाब होगा ये कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसके हम क्लासिफिकेशन पर आएंगे। ठीक है, तो इनके हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर यदि इनके क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है इनके हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर अगर हम देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड, सैकेराइड्स, एंड थर्ड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स। अब यदि हम बात करें मोनोसैकेराइड को, तो इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही सिंपल होते हैं, यानी सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, इस वजह से इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। इनके फर्दर हाइड्रोलिसिस से हमें ऑन हाइड्रोलिसिस they give 1 to 9 monosaccharide। तो यदि हम यहां पर ऑलिगोसैकेराइड की बात करें तो इनके फर्दर हाइड्रोलिसिस से यानी 2 से लेकर के 9 मोनोसैकेराइड्स यहां पर हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 से लेकर के 9 मोनोसैकेराइड यहां से मिल सकते हैं।
अगला हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड का ये तो पॉलीमर होते हैं, मोनोसैकेराइड या इस तरह की चीजों का, तो ये क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। तो इनका अगर हम दे प्रोड्यूस large number of monosaccharide, ठीक है। तो इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की हम बात करेंगे, तो यहां से जैसे इसमें हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इसी तरह से यहां अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, सुक्रोज, या इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इनका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जैसे डाइसैकेराइड हो जाएंगे, डाइसैकेराइड, सैकेराइड्स। अब इस डाइसैकेराइड में जो एग्जाम्पल हम लेंगे, सॉरी, डाइसैकेराइड का यदि हम एग्जाम्पल यहां लेना चाहें, इसका एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम लोग अलग से डील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए एग्जाम्पल बात ही कर लेते हैं, हम डिस्कस ही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमें मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, एटीसी, ठीक है। और यहां भी आप एटीसी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं एटीसी, ठीक है। तो हम ये लोग बात कर लिए एग्जाम्पल की, इनकी हाइड्रोलिसिस की। अब हम बात करेंगे इसमें कौन से रिड्यूसिंग शुगर हैं, कौन से नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं, इसकी भी थोड़ी सी अगर हम बात कर लें। अच्छा, इन दोनों की बात करें तो ये सब कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। जबकि इसकी हम बात करेंगे तो ये कैसा होता है, नॉन स्वीट होता है। और भी हम डिफरेंसेस की यहां पर बात कर सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेंगे, ठीक है। अब इन्हीं में हम कुछ और भी बात करेंगे, कुछ और पॉइंट की, जैसे इसमें अधिकतम जो है मोनोसैकेराइड, इसमें रिड्यूसिंग शुगर आते हैं, मोस्टली रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। पर यहां हम बात करेंगे डाइसैकेराइड में, इनमें रिड्यूसिंग भी आते हैं एंड नॉन रिड्यूसिंग भी आते हैं। और इसमें सभी के सभी नॉन रिड्यूसिंग ही आते हैं, यहां पर नॉन रिड्यूसिंग आते हैं।
नॉन रिड्यूसिंग शुगर आते हैं। ठीक है, और भी हम कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे। अच्छा, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या है? रिड्यूसिंग शुगर वो सभी शुगर होते हैं जो फेलिंग सोल्यूशन या बेंडिक टेस्ट के साथ, बेंडिक सोल्यूशन के साथ, यानी इसका मतलब क्या है रिड्यूसिंग का? इसका मतलब ये है दे गिव पॉजिटिव टेस्ट विद बेंटिक सोल्यूशन। ठीक है, तो वो सभी शुगर जो बेंटिक टेस्ट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जो निगेटिव टेस्ट देते हैं उन्हें हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर या बेंटिक टेस्ट होता क्या है, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं बेंटिक एंड फेलिंग सोल्यूशन है क्या, इसके बारे में डिस्कस करें। बेंटिक एंड फेलिंग सोल्यूशन आर ब्लू कलर्ड एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये क्या होते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड के सोल्यूशन होते हैं, सॉरी क्यूप्रिक सल्फेट के सोल्यूशन होते हैं विच चेंज टू क्यूप्रस ऑक्साइड, जो बाद में क्या होता है क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यानी +2 स्टेट से ये किस में चेंज हो जाता है? +1 स्टेट में चेंज हो जाता है। When come in contact with reducing sugar, तो फेलिंग सोल्यूशन जब भी किसी रिड्यूसिंग फेलिंग सोल्यूशन हो या बेंटिक सोल्यूशन हो, दोनों ही जब भी किसी रिड्यूसिंग शुगर के संपर्क में आते हैं तो उसका जो क्यूप्रिक आयन है या क्यूप्रिक सल्फेट है वो चेंज हो जाता है क्यूप्रस सल्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। और जब भी ये इस तरह के चेंजिंग आती है इसमें, तो जो इसका ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर वापस चेंज हो जाता है अन्य कलर में, और यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी बनता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। दे फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑन जेंटल हीटिंग। जब भी हम क्या करते हैं उसमें रिड्यूसिंग शुगर के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं, यानी ट्रीट कराने के बाद या रिएक्शन कराने के बाद हम जब उसे हीट करते हैं तो ये कलर्ड प्रेसिपिटेट देता है। तो द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ शुगर्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ कि जब हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन यहाँ पर बेंटिक टेस्ट के साथ मिलाने के साथ, जैसे यहाँ पर हमने कुछ भी सॉल्यूशन ले रखा है, अब इसमें हमने क्या किया, बेंटिक टेस्ट को जो बेंटिक सॉल्यूशन था, बेंटिक सॉल्यूशन, तो इस बेंटिक सॉल्यूशन के को जब हम इस रिड्यूसिंग शुगर के अंदर या कोई भी शुगर हमने लिया, सॉल्यूशन लिया, उसमें ऐड करते हैं तो इसमें हमें और उसके बाद इसे हीट भी करते हैं। हमने इसको क्या किया, हीट भी किया, यानी इसको हीट किया, और जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रेसिपिटेट मिलता है इसका, यानी अवक्षेप हमें इसका मिल जाता है। अब इस अवक्षेप का कलर कैसा होता है वो डिपेंड करता है कि जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन के अंदर इसकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, यानी इस शुगर की परसेंटेज क्या है, उसके बेसिस पर उसमें कलर आता है। जैसे आप कई सारी परसेंटेज यहाँ पर लिखी हुई हैं, रेड और ऑरेंज इन 2% शुगर, येलो इन 1 से लेकर के 2% शुगर, ओलाइव ग्रीन इन 0.5 से 1% एंड ग्रीन इन शुगर इज लेस देन 0.3%। तो इसका जो कलर चेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारा शुगर की अमाउंट कितनी है, कितनी परसेंटेज है, उसी के बेसिस पर उसमें चेंजेज होता है। और इसके बेसिस पर हम जो है ये पता कर पाते हैं कि जो भी हमारा सॉल्यूशन शुगर है वो कैसा है, वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। अब हम लोग उसी को यानी फर्दर इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उस कार्बोहाइड्रेट में
मोनोसैकेराइड जो हमने देखा उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो उनके नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर हम इसे फर्दर कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हो सकते हैं, 3 to 7, यानी 3 to 7 कैटेगरी में इसे हम मिनिमम इसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे, मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। जैसे यदि नंबर ऑफ कार्बन इसमें 3 हैं तो जो शुगर होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रायोज कहेंगे। यदि इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 3 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रायोज कहेंगे। और इस ट्रायोज का बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड यहाँ पर हम ये कह सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के फॉर्म में ये जनरली पाया जाता है और ये ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो है ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, यह भी कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर हम यदि ग्लिसरल्डिहाइड की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला यदि हम देखें या जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है तो ये हो जाएगा, ये नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला, जिसमें आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात किया हमने कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं किसके, सेलुलर रेस्पिरेशन के, या हम कह सकते हैं ये सिंपल तौर पर इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के भी ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, या हम ये सिंपल कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस में पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा हम बात कर रहे हैं, दूसरा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है, दूसरा एग्जांपल है, दूसरा टाइप है इसका टेट्रोज। टेट्रोज में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 4। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 3। तो टेट्रोज में एग्जाम्पल इसका क्या है, एरिथ्रोज है और थ्रियोज है। ठीक है, एरिथ्रोज और थ्रियोज ये कहां पर पाए जाते हैं, तो इसकी हम बात करें, दे फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर एंथोसायनिन पिगमेंट एंड लिग्निन। दे आल्सो फॉर्म द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं, जो इनमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब हम आगे चलिए यहां से, ठीक है, अगले पेज पर चलेंगे। टेट्रोज तक हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, मोनोसैकेराइड की बात हम करते हैं, फिर हम आगे की क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए पहले हम मोनोसैकेराइड की ही बात कर लेते हैं, फिर हम टेट्रोज और इन सभी को बात करेंगे। तो मोनोसैकेराइड में हमने बताया कि इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे हमने बात किया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैन्योज, etc। तो अब हम इसी को एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग बात कर रहे हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज के बारे में फर्स्ट पॉइंट हम इसके इनका हम केमिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो इसमें दो फॉर्म में ये जनरली एग्जिस्ट करते हैं। ग्लूकोज के बारे में अगर हम देखें
तो हम लोगों ने यहां तक बात किया टेट्रोज तक। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा कैटेगरी है, टेट्रोज तक हो गया था, पेंटोज। पेंटोज पेंटोज के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? नंबर ऑफ कार्बन इसमें 5 होंगे। और ये पेंटोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसकी बात हम करते हैं यहाँ पे। पेंटोज में डीऑक्सीराइबोज, एग्जाम्पल की बात करेंगे, डीऑक्सीराइबोज, एग्जाम्पल, एंड राइबोज, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज जो हैं, इसके अलावा और भी हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, राइबोलोज, ज़ैलुलोज, एंड ज़ैलुलोज। ठीक है, ज़ैलुलोज। चलिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ से डीऑक्सीराइबोज और राइबोज की बात में हम डिस्कस करें तो डीऑक्सीराइबोज कहाँ? आरएनए का मेन कंपोनेंट है, आरएनए, और ये जो है डीएनए का शुगर है। ठीक है, तो यदि हम डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे तो डीऑक्सीराइबोज का यहाँ से हम लोग डिस्कशन अगर करना चाहें, चलिए इसको बेसिक हम लोग आज क्लासिफिकेशन ही इसका हो पाएगा, तो अगली वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो चौथा हम बात करेंगे, पेंटोज हो गया, हेक्सोज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, etc। ठीक है, और हेप्टोज की बात करेंगे, 7वां हेप्टोज। हेप्टोज में स्यूडोहेप्टुलोज, स्यूडोहेप्टुलोज। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इस हेक्सोज को अलग से, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्या होता है, इन सभी को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।